हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल चैनल। हम यहाँ पे आपके फिजिक्स की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमने ये सीरीज निकाला है जिसमें हम आपको रिवीजन करा रहे हैं सभी टॉपिक्स के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं उसका नाम है पोलराइजेशन फ्रॉम चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आज हम सभी की पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको सॉल्व भी करेंगे। तो पूरे इस वीडियो में बने रहिए और साथ में अपने नोट्स भी ओपन कर लीजिए और हमारे साथ रिवीजन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं राइट वे हमारा पोलराइजेशन का टॉपिक। आप प्रीवियस वीडियोस में वेव ऑप्टिक्स के हमने प्रीवियस लेक्चर्स भी बनाया, आप वो भी देख सकते हो। इससे पहले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की भी वीडियोस प्रेजेंट है। तो आज हम जिस फिनोमेना के लिए डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं, उस पोलराइजेशन को समझने के लिए हमें दो टर्म पहले समझना पड़ेगा, तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक, देर इज समथिंग कॉल्ड अनपोलराइज लाइट, और नेक्स्ट लाइन पे देर इज समथिंग कॉल्ड पोलराइज लाइट। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है और पोलराइज वो क्या, अनपोलराइज लाइट क्या होता है, पहले इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज इट। तो इफ यू रिमेम्बर, अगर हम लोग एक और चैप्टर में जाए, एक चैप्टर जिसका नाम है, छोटा सा चैप्टर, ईएम वेव। ठीक है, हमने एक चैप्टर पढ़ा है ईएम वेव। ईएम वेव में हमने मैक्सवेल की थ्योरीज पढ़ी है और मैक्सवेल का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं लाइट का। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्क्रिप्शन, लाइट जो है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से के फॉर्म में प्रोपगेट करता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक ये लाइट वेव है जो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, लाइट वेव है, एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो इसके साथ एक एसोसिएटेड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसके साथ एसोसिएटिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसी के साथ ऑसिलेटिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर देते हैं ऑसिलेट करते हुए इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए आपके ऑसिलेट करते हुए। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर देते हैं, तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑसिलेट करते हुए दिख जाएगा। ठीक है, ये हमने मैक्सवेल थ्योरी में पढ़ा है लाइट वेव के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लेट्स से कि राइट नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। तो किसी भी लाइट वेव के साथ एक एसोसिएटेड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसी के साथ एसोसिएटेड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस तरह से आपको कुछ याद होगा, हमने ईएमवी में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये लाइट का डिस्क्रिप्शन है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम में विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आज हमारा जो फोकस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होगा इस टॉपिक के अंदर। तो आप मैग्नेटिक फील्ड भी ध्यान में रख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में एसोसिएटेड है, बट हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम लोग पोलराइजेशन का जो फिनोमेना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी जो हमने पढ़ा है लाइट के बारे में, कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है ऑसिलेटिंग, मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर होता है, एंड आप बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ वेव या प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आपको याद रखना पड़ेगा जब भी हम आगे के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और जो डायरेक्शन ऑफ वेव है, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तीनों से। तो अगर वेव आपका एक्स में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई में है, तो मैग्नेटिक फील्ड पक्का जेड में ही होगा, क्योंकि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। चलो, अगर ये नॉलेज आपको रिकॉल हो गया तो अब हम बात करते हैं पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट की।
डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो पोलराइज लाइट के लिए मान लेते हैं कि ये हमारी लाइट वेव है, और जैसे मैंने बताया हर लाइट वेव के साथ एसोसिएटेड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उस लाइट को हम पोलराइज लाइट बोलते हैं अगर किसी लाइट वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं, एक सिंगल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो आपको पता है ये एक लाइट वेव है, इसके साथ एक एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, और वो वेक्टर किधर होगा, तो जैसे मैंने अभी जस्ट रिकॉल कराया, वो वेक्टर आपके वेव से परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये वेव एक्स डायरेक्शन में है, अगर ये वेव एक्स डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर आता है वाई डायरेक्शन, विच इज ट्रू। बट जेड भी तो हो सकता है, जेड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो वाई में भी हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है। और मोर एक्यूरेटली जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नॉट ओनली एक्स और वाई, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट यही याद रखता है कि एक्स और वाई में हो सकता है, दैट इज ट्रू ऑल्सो बट नॉट द एंटायर करेक्ट आंसर। हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूरे वाई जेड प्लेन में कहीं भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन में, क्योंकि वाई जेड प्लेन जो है वो ऑलरेडी आपके एक्स डायरेक्शन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे हो सकता है, लेट से मान लो वाई डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट करते हुए हो सकता है, या जेड डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, या वाई जेड प्लेन में कहीं पर भी ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर किसी वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वेव का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो ये रहा, जैसे मान लेते हैं अभी राइट नाउ वाई, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इस तरह से। तो सच लाइट वेव इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट, दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज की डेफिनेशन क्या हो गया, पोलराइज लाइट की एक ऐसी वेव जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, नॉट इन मल्टीपल डायरेक्शन। इसको हम पोलराइज लाइट बोलते हैं या प्लेन पोलराइज लाइट बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है। ये जो दो टर्म्स है इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो आप ऐसे समझो कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो क्या है, तो जिस प्लेन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, ठीक है, उसको हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। जैसे राइट नाउ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप देख सकते हो, ये स्क्रीन, जो भी आपकी स्क्रीन या नोटबुक जहां पे भी आपने ड्रॉ किया है, उस प्लेन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये स्क्रीन की जो प्लेन है वो राइट नाउ आपका क्या होगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिस प्लेन में सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन हो रहे हैं। और उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, तो अगर ये आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, तो ये वाला परपेंडिकुलर जो प्लेन है ये आपका होगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, ये दो डेफिनेशन आपको इसके साथ याद रखनी है। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वो प्लेन होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, जो कि यहाँ पर ये है। और उसके परपेंडिकुलर, ये आप देख रहे होगे डायग्राम में, इसके परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है पीछे से पास होते हुए, ये हमारा कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो राइट नाउ अगर ये वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगा। अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे, बट आप ये समझ सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा। अगर ऐसा है तो आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कौन से प्लेन में हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा, जिसमें आपका पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेट कर रहा है। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कौन सा होगा, जो इसके परपेंडिकुलर है, जिसके परपेंडिकुलर जो है वो आपका होगा एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन जो आएगा, जिसमें एक्स और जेड दोनों कंटेन है, वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया पोलराइज लाइट। अब आते हैं अनपोलराइज लाइट पे। तो जैसे मैंने बताया कि पोलराइज लाइट का अगर मतलब ये होता है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली अनपोलराइज लाइट क्या होगी, एक ऐसा लाइट वेव जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेजेंट है। हर पॉसिबल डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर ये वेव है और मान लो ये लाइट वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है,
और आपसे कोई पूछे कि बताओ अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो आपको याद आएगा कि सर ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेव के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होता है, तो वो वाई डायरेक्शन में होगा। बट वो तो जेड भी हो सकता है जैसे ने बताया, और नॉट ओनली वाई और जेड, बट बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वाई जेड प्लेन ड्रॉ किया, ये वाई जेड प्लेन आपने ड्रॉ किया, तो इस प्लेन में वो कहीं पे भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पूरा ही प्लेन आपके लाइट वेव से क्या है, परपेंडिकुलर है, वो कहीं पे भी हो सकता है। इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करें, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये आपका वाई जेड प्लेन है, इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी हो सकता है। तो उस लाइट को पोलराइज लाइट बोली जाती है, सॉरी अनपोलराइज लाइट बोली जाती है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, जैसे वाई में भी है, एक्स में भी है, वाई जेड प्लेन पे हर एक लोकेशन पे जहां तक पॉसिबल है सब जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस तरह से। तो एक अनपोलराइज लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ये आपका कहलाता है अनपोलराइज लाइट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो अगर एक सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, सिर्फ ओनली इन वन डायरेक्शन, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट है। अगर हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो वो कहलाएगा अनपोलराइज लाइट। अगर मान लो कि कुछ डायरेक्शन में है और कुछ डायरेक्शन में नहीं है, मतलब वो ना ही एक प्लेन में है ना ही सारे प्लेन सारे डायरेक्शन में, सिर्फ कुछ डायरेक्शंस में है कुछ डायरेक्शंस में नहीं है, तो इन दैट केस हम उसको पार्शियली पोलराइज बोलेंगे। उसको कंप्लीटली अनपोलराइज भी नहीं बोल सकते या कंप्लीटली पोलराइज भी नहीं बोल सकते, तो उसको हम पार्शियली पोलराइज बोलेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ डायरेक्शंस में है और कुछ डायरेक्शंस में नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये आपको समझ में आ गया कि पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट क्या होता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड आवर जो मेन टॉपिक है विच इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिंग मतलब उसको कन्फाइन करना, वाइब्रेशन ऑफ लाइट को, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब उसकी डायरेक्शन को फिक्स करना एक सिंगल डायरेक्शन के अलोंग, वो जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव होना चाहिए। ये तो ट्रू है, ये तो फॉर श्योर है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा जिस भी डायरेक्शन में होगा वो प्लेन के, सॉरी आपके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। तो इस तरह के प्रोसेस को या फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। जब हम किसी लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, लिमिट करते हैं या रेस्ट्रिक्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, इस फिनोमेना को बोला जाता है पोलराइजेशन। इन अ सिंपलर टर्म वी कैन से कि एक लाइट को अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के फिनोमेना को आप बोल सकते हो, कन्वर्ट करने के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब अनपोलराइज लाइट एक पोलराइज प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट की जाती है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, जैसे ये डेफिनेशन में लिखा है। तो रेस्ट्रिक्टिंग इनटू अ सिंगल डायरेक्शन मतलब प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना। ठीक है, इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं पोलराइजेशन को, बट थ्री जो मेन तीन तरीके हैं उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है इज यूजिंग पोलराइजर, पहला मेथड है यूजिंग पोलराइजर। ठीक है, पोलराइजर्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ या तो क्रिस्टल्स होते हैं या तो प्रिज्म्स होते हैं या तो पोलरॉइड शीट्स होती हैं। ये तीन तरह के पोलराइजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं जो ये काम कर सकते हैं, या प्रिज्म होते हैं जो कुछ ये काम कर सकते हैं, एंड पोलरॉइड्स जिनको हम पोलराइजिंग शीट भी बुलाते हैं समटाइम्स, ये भी ये काम कर सकते हैं, जो अनपोलराइज लाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट में। अब वो कैसे करते हैं उस चीज को समझने के लिए मैं आपको ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, किस तरह से अचीव करते हैं। अ, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी पोलराइजर लो, तो एक टिपिकल पोलराइजर कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। एक टिपिकल पोलराइजर एक शीट की तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो एग्जैक्टली शीट की तरह दिखता है, बट वी कैन ड्रॉ। ठीक है, तो ये हमने इसका साइड व्यू ड्रॉ किया है। ठीक है, ये हमने इसका साइड व्यू ड्रॉ किया है।
पोलराइजर का, और इसके ऊपर लाइट ऐसे फॉल हो रही है। इमेजिन कर सकते हो लाइट इस पे फॉल हो रही है। इस पोलराइजर के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सिस होती है, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सिस होती है जिस एक्सिस को हम लोग बुलाते हैं पास एक्सिस। ठीक है, तो पास एक्सिस और और ट्रांसमिशन एक्सिस। ठीक है, ट्रांसमिशन एक्सिस, डिपेंडिंग ऑन कौन से बुक से आप इसको रीड कर रहे हैं। ये पास एक्सिस कराती है तो ट्रांसमिशन एक्सिस कराती है। अगर हमने इसका फ्रंट व्यू देखा, तो अगर आप इसको सामने से देखोगे, इस पोलराइजर को अगर आप सामने से देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह दिख, एंड देन इस शीट के अंदर इस तरह से आपको एक पास एक्सिस दिखेगा। ठीक है, एक स्लिट टाइप का होगा, आप ऐसे समझ सकते हो कि स्लिट टाइप का होगा, लाइक दिस। ठीक है, स्लिट टाइप का होगा। तो आपको इस तरह से दिखेगा अगर हमने इस तरह से। ठीक है, तो ये एक स्लिट टाइप का, तो जो पास एक्सिस है वो एक टाइप का स्लिट की तरह अपीयर होता है। एक्चुअली में स्लिट नहीं होता, बट उसको विजुअलाइज हम ऐसे कर सकते हैं कि इस तरह से स्लिट होता है। तो होता क्या है कि जब अनपोलराइज लाइट इसके सामने आती है, तो आप सोचो अनपोलराइज लाइट अगर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमने अनपोलराइज लाइट ले लिया सर्कल ड्रॉ करके, क्योंकि ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को जो इस लाइट के साथ एसोसिएटेड है। तो ये अनपोलराइज लाइट है। अब जब ये अनपोलराइज लाइट किसी भी पोलराइजर से पास होता है, किसी भी पोलराइजर से पास होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो स्लिट की अंडरस्टैंडिंग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस स्लिट के पैरेलल होगा या इस ट्रांसमिशन या पास एक्सिस के पैरेलल होगा, वो तो आगे की तरफ पास कर जाएगा, वो तो आपका तुरंत पास कर जाएगा और इस पोलराइजर से एग्जिट कर जाएगा। तो जो भी है ना, जो भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं जो पैरेलल टू ट्रांसमिशन एक्सिस है वो तो पास हो जाएगा। बट जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो सोचो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और वो इसको अप्रोच करता है ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये कुछ भी पास नहीं कर पाएगा। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। जबकि अगर कोई वर्टिकल पास करे, अगर इसी केस में अगर ये स्लिट बना देते हैं, तो ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे आया तो ये स्लिट, क्योंकि स्लिट की तरह है, तो ये इसको क्या होगा, पास होने देगा। तो इसका मतलब कि जब लाइट इस पोलराइजर से पास होगी, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही सिंगल डायरेक्शन में बचेगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स है वो तो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सिर्फ वही कंपोनेंट तो बचेगा ना जो इस पैरेलल एक्सिस के क्या हो, सॉरी, ये पास एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, और वो पास होने के बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में बचेगी। और एक ही डायरेक्शन में बचने का मतलब है कि ये वेव कैसा हो गया, पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। तो जब भी कोई अनपोलराइज लाइट किसी भी पोलराइजर से पास होता है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन एक्सिस। तो ट्रांसमिशन एक्सिस के जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो पास हो जाता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। व्हाट इफ कि तुम पूछोगे कि व्हाट इफ कि अगर वो ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे आ रहा है ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो दैट इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अगर वो ना ही पैरेलल और परपेंडिकुलर है, तो इन दिस केस ये क्या होगा कि इसके दो कंपोनेंट अगर आप लेते हो, तो एक कंपोनेंट आएगा पैरेलल वाला ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर वाला ई साइन थीटा। और ये जो साइन थीटा वाला है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो कॉस थीटा वाला है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा टू द स्लिट या पास एक्सिस। बट इतना तो श्योर है कि आफ्टर पासिंग टू द पोलराइजर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही सिंगल डायरेक्शन में लिमिट हो चुका होगा। और यहां से मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दैट इज इक्वल टू, ये सेम आएगा, सेम एज डायरेक्शन ऑफ पास एक्सिस, इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ पास एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ पास एक्सिस।
तो जो भी पास एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके पैरेलल आएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ पोलराइजर वर्क्स, कि आप अनपोलराइज लाइट को एक पोलराइजर से पास करो, और पास करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक सिंगल डायरेक्शन में मेंटेन हो जाएगा, जिसको हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। बट दिक्कत ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये लाइट पोलराइज हुई कि नहीं, क्योंकि हमारी जो आईज है वो सेंसिटिव इनफ नहीं है या सेंसिटिव नहीं है पोलराइजेशन को लेकर। तो हमारे आईज नहीं बता सकते कि कौन सी लाइट पोलराइज है और कौन सी अनपोलराइज। तो हमें इसमें कुछ टेक्निक यूज करना पड़ता है इस चीज को सॉल्व कंफर्म करने के लिए कि पोलराइजर एक्चुअली पोलर लाइट को पोलराइज किया है कि नहीं किया है। तो उसको देख ले, उसके लिए कैसे होता है, हम क्या करते हैं, आई होप कि ये समझ गए। ये जो आपका पोलराइजर था, ये ऐसे समझ लो, इसमें तो हम क्या करते हैं, एक पोलराइजर की जगह हम लोग दो पोलराइजर यूज करते हैं। पहला वाले को हम पोलराइजर ही बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को पोलराइज करता है। बट जो सेकेंड वाला पोलराइजर है उसको हम बोलते हैं एनालाइजर। जो सेकेंड वाला पोलराइजर है एनालाइजर, क्योंकि इसका काम सिर्फ एनालाइज करना है, ये चीज चेक करना है कि लाइट एक्चुअली पोलराइज हुई कि नहीं हुई, ठीक है। और उसके लिए ये कैसे काम करता है वो आप ऐसे समझ सकते हो, इसको मैं ड्रॉ करूं तो इस तरह से कुछ आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये मान लो आपके पास आ, ये मान लो आपके पास पोलराइजर है, ठीक है, ये पोलराइजर है P1। और इसके पीछे आप देखोगे एक मैंने एनालाइजर लगा रखा है यहाँ पर, तो ये एनालाइजर है यहाँ पर, ठीक है। तो जब लाइट पोलराइजर से पास होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे पोलराइजर से पास होने के बाद ये अनपोलराइज लाइट, ये अनपोलराइज लाइट किस में कन्वर्ट हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो गया। देखो, और ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, जैसे मैं बोल रहा था, ये कुछ की तरह स्लिट की तरह दिखता है, बट आपको ऐसे इमेजिन करना है ये पास एक्सिस की तरह है। ये एग्जैक्टली स्लिट नहीं है। पास एक्सिस की तरह है, पास एक्सिस, ठीक है। तो आप देखोगे आपकी जो अनपोलराइज लाइट है प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो गई। बट थिंग है इसकी, हमें कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एनालाइजर लेते हैं, जैसे ये वाला मटेरियल है, तो इस एनालाइजर को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो रोटेट करने से क्या होता है, देखो अभी राइट नाउ इसका पास एक्सिस और इसका पास एक्सिस पैरेलल है आपस में, तो आपको दिखेगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास हो जा रहा है इस एनालाइजर के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी सेम डायरेक्शन में आ रहा है जिस डायरेक्शन में ये एनालाइजर रखा हुआ है। बट अगर इसको मैं रोटेट करने लग जाऊं, अगर मैं एनालाइजर को रोटेट करने स्टार्ट कर दूं, तो रोटेट करना शुरू करोगे तो आपको दिखेगा कि अब जो लाइट है वो पास तो हो रही है, बट उसकी इंटेंसिटी या जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एनालाइजर हमने रोटेट कर दिया। और अगर एनालाइजर हमने पूरा 90 डिग्री कर दिया तो लाइट कंप्लीटली क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो मुझे क्या दिख रहा है, इस एनालाइजर को घुमाने की वजह से जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट जो है, पोलराइजर जो है सिर्फ उसी कंपोनेंट को अलाउ कर सकता है जो इसके पैरेलल हो। अब जैसे राइट नाउ ये प्लेन पोलराइज लाइट आ रहा है, ये तो पैरेलल है ही नहीं, ये तो पैरेलल है नहीं, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, बट ये इसके तो पैरेलल है ही नहीं, परपेंडिकुलर है टू बी ऑनेस्ट। इसका मतलब सारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा इस केस में। तो एनालाइजर जब आप रोटेट करते हो तो आपको ऐसा दिखना चाहिए, रोटेट करना जब स्टार्ट करोगे पहले मैक्सिमा दिखेगा, काफी अच्छी इंटेंसिटी ब्राइट दिखेगा, फिर मिनिमा दिखेगा, जीरो इंटेंसिटी कुछ भी नहीं दिखेगा, फिर सेकेंड आपको, फिर मैक्सिमा दिखेगा, और फिर अगले दिन अगेन सेम चीज तुम्हें दिख जाएगा, इसमें मिनिमा दिख जाएगा। तो जब हम उसको रोटेट करते हैं तो मैक्सिमा से मिनिमा में इंटेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो जीरो पर मैक्सिमा था और 90 पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अगर ऐसे चेंज होते हुए दिख रहा है तो हम बता सकते हैं कि चेंज तभी हो सकता है जब आपकी लाइट क्या हो, ऑलरेडी पोलराइज्ड है। क्योंकि अगर ये पोलराइज नहीं होती, कोई ना कोई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास कर जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लेन पोलराइज लाइट है। और प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब है कि इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका ऑसिलेशन है।
ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट में। इस तरह से हम लोग वर्किंग ऑफ एनालाइजर समझ सकते हैं। पोलराइजर हो गया, एनालाइजर हो गया। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी रिलेटेड जो है। जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो पोलराइजर के एक्सिस के परपेंडिकुलर ही हो। फॉर इन दिस एग्जांपल, अगर मान लो ये पास एक्सिस है और ये वाला जो है वो आर वेक्टर है, या एक काम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायरेक्ट ले लेते हैं। तो मान लो ये इंसिडेंट लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ई नॉट, ये आपका पास एक्सिस है। ठीक है, ये पास एक्सिस है ई नॉट, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर ये पैरेलल होता है तो पास एक्सिस से अगर पैरेलल होता है तो सारा अमाउंट पास कर जाता है। बट अगर ये पास एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। बट ना ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हमें क्या लेने पड़ेंगे, कॉम्पोनेंट। इसके दो कॉम्पोनेंट लिए जा सकते हैं, एक ई कॉस थीटा, ई नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पर ई नॉट साइन थीटा। अब इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट इस पोलराइजर के थ्रू पास हो जाएगा, अब तुम गेस कर सकते हो। कौन सा कंपोनेंट पास हो जाएगा, ई नॉट कॉस थीटा जो है वो पास हो जाएगा, और ई नॉट साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि इंटेंसिटी कितना आएगा। तो इंटेंसिटी के लिए पहले एम्पलीट्यूड देख लेते हैं कितना आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट रे, इंटेंसिटी ऑफ, ठीक है, इमर्जेंट रे की क्या इंटेंसिटी होगा वो लिखने हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड जो इंसिडेंट इमर्जेंट रे की होगी वो ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बिकॉज वो जो कंपोनेंट है वो पास हो पाएगा। इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। इस तरह से अब हमें पता है कि एक चीज की एम्पलीट्यूड जो होता है वो ई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चाहे ई नॉट हो या ई हो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी वजह से यहाँ ई स्क्वायर जो होगा वो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगा, और इंटू, सॉरी ये भी स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी आई नॉट स्क्वायर नहीं, आई नॉट ओनली, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी इंटेंसिटी हो गई इमर्जेंट लाइट की। तो कोई भी अगर पोलराइज लाइट पास करता है, कोई भी अगर इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, और ये आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। इसको हम लोग मॉलेस लॉ भी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी हो गया, इसको हम बोलेंगे मॉलेस लॉ। ठीक है, इसको अभी हम एग्जाम्पल में अटेम्प्ट प्रैक्टिस भी करेंगे और समझ में आ जाएगा अच्छे से फॉर्मूला। ये है इमर्जेंट लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी। चलो अब हम नेक्स्ट, ये तो होगा पोलराइजर का तरीका। तो यूजिंग पोलराइजर हम लोग लाइट को क्या कर सकते हैं, अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एनालाइजर यूज करते हैं जनरली चेक करने के लिए
कि वो लाइट पोलराइज हुई कि नहीं। तो अगर एनालाइजर को रोटेट करने पर, अगर आप एनालाइजर को रोटेट करते हो और आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम जाती है, फिर वापस मैक्सिमम हो जाती है, फिर वापस मिनिमम हो जाती है, फिर वापस मैक्सिमम हो जाता है, इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है अगर आपको एक पूरे कंप्लीट सर्कल में, दो बार मैक्सिमम दो बार मिनिमम, इसका मतलब कि जो लाइट है वो पोलराइज्ड है। बट अगर आप एनालाइजर को रोटेट करते हो, रोटेट करने से आपकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब आपका जो लाइट है वो मोस्ट प्रोबेबली अनपोलराइज्ड लाइट है। सेकेंड मेथड जिससे हम लाइट को या पोलराइजेशन अचीव कर सकते हैं, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, और ये कैसे होता है वो समझते हैं। इसको हम ब्रूस्टर लॉ भी बोलते हैं। ब्रूस्टर्स लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लाइट किसी भी इंटरफेस पे फॉल होती है, ये इंटरफेस है, अगर कोई भी लाइट किसी भी इंटरफेस पे फॉल होती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पी पे, बहुत ही जरूरी है कि एंगल थीटा पी होना चाहिए। इन दैट केस, तो अगर कोई अनपोलराइज लाइट आती है और थीटा एंगल पर, उस स्पेशल एंगल पर फॉल होती है इस इंटरफेस पे, तो उसका कुछ अमाउंट, उस लाइट का कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ अमाउंट ट्रांसमिट हो जाएगा। बट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली क्या होगा, पोलराइज। दिस इज नोन एज ब्रूस्टर लॉ। व्हेन अ लाइट falls on a interface at a particular angle theta p, then your reflected light is completely polarized. एट द सेम मोमेंट हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों लाइट को बनाया गया, तो रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो क्या हो गया, पार्शियली पोलराइज था। और इसको मैच करने के लिए हमने, पार्शियली पोलराइज का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, मल्टीपल डायरेक्शन में, बट ऑल डायरेक्शन में नहीं। तो रिफ्रैक्टेड रेज, तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो 100% पोलराइज हो जाता है। जो रिफ्रैक्टेड है वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है। जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है। इसको हम ब्रूस्टर एंगल लॉ बोलते हैं। अब हम ब्रूस्टर एंगल भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस एंगल पे एग्जैक्ट ये होगा कि लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगा। तो वो समझने के लिए हम लोग कुछ बेसिक एंगल्स लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा पी है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा पी है। ये- अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो नेक्स्ट ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है वो अगेन कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो रिफ्लेक्टेड थीटा आर दे रखा है, जो कि एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो इक्वल होगा, सॉरी, थीटा आर जो है वो इक्वल होगा 90 माइनस आई से। और यहाँ आई या थीटा लिख लेते हैं, हमने थीटा लिख रखा है, तो थीटा माइनस, यहाँ से देखो, थीटा आर प्लस थीटा के आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों को समीशन क्या है, के आर बोल रहा हूँ, थीटा आर प्लस थीटा फाइव इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 90। अब जैसे ही हमें थीटा आर और थीटा पोलराइजिंग एंगल ये 90 मिल गया, तो इससे हमें ये पता चल गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और पोलराइजिंग एंगल दोनों का समीशन कितना होता है, 90 होता है। अब यहाँ से हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो अगर हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, तो क्या आएगा, 1 इंटू साइन
थीटा पी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, और आर की वैल्यू जैसे अभी बताया डिराइव करके वो कितना है 90 माइनस थीटा पी, क्योंकि थीटा आर इज 90 माइनस थीटा पी। और यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा पी इक्वल टू म्यू टाइम्स कॉस थीटा पी और tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के। और ये आपका पोलराइजिंग एंगल है, तो दिस एंगल पी इज योर पोलराइजिंग एंगल। ये वो स्पेशल एंगल है जिसपे जब लाइट इंटरफेस पे फॉल होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली क्या हो जाएगी, पोलराइज। तो हमारे पास ये आ गया पोलराइजिंग एंगल। और म्यू जो है वो तो आपको पता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला याद रखेंगे, इस पे भी अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, बाय स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग के थ्रू हम कैसे अचीव करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो उसके लिए स्कैटरिंग को पहले समझ लेते हैं। तो स्कैटरिंग का बेसिक ये है कि अगर ये कोई एयर मॉलिक्यूल है, जब इस एयर मॉलिक्यूल पर लाइट फॉल होती है, लाइट फॉल होती है एयर मॉलिक्यूल पर, ये मॉलिक्यूल इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके री इमिट कर देता है। बट जब वो री इमिट करता है, जब वो री इमिट करता है तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में री इमिट करता है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जो लाइट क्या होता है, इमिट होता है, जब री इमिट होता है। तो इस फिनोमिना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, जहाँ पे लाइट किसी मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब होता है और फिर वापस से री इमिट हो जाता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि अगर लाइट इस तरह से स्कैटरिंग शो करती है, तो हमने नोटिस किया है कि जो लाइट स्कैटर्ड लाइट है ना, ये जो है ये स्कैटर्ड लाइट है, देखोगे ये स्कैटर लाइट आपके ओरिजिनल लाइट से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो स्कैटर लाइट आपके ओरिजिनल, स्कैटर्ड लाइट हो गया ये, स्कैटर्ड लाइट, ठीक है, लाइट परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल लाइट, परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल लाइट। तो स्कैटर लाइट जो परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल लाइट है, ये हम ओरिजिनल लाइट की बात कर रहे हैं, दिस इज ओरिजिनल लाइट। ठीक है, ये जो लाइट आती है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया कि आपके जो इंसिडेंट लाइट है उसके परपेंडिकुलर जो लाइट स्कैटर हो रहा है दोनों डायरेक्शन में, वो जो लाइट्स आती है वो आपस में क्या होती है, म्यूचुअली, सॉरी, वो आपस में उन वो जो लाइट होती है वो कंप्लीटली क्या होती है, पोलराइज्ड होती है। रेस्ट ऑफ द लाइट पार्शियली या अनपोलराइज्ड लाइट हो सकती है, बट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है वो हमेशा क्या होता है, 100% पोलराइज होता है। तो स्कैटरिंग के थ्रू भी पोलराइजेशन अचीव किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर पाना और उसको री इमिट कर पाना, इस फिनोमेना को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। और इस स्कैटरिंग की वजह से जो रेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आते हैं इंसिडेंट लाइट के या ओरिजिनल लाइट के, वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होते हैं। ये तीन तरीके से हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, फर्स्ट यूजिंग पोलराइजर, फिर देन यूजिंग रिफ्लेक्शन एंड देन यूजिंग स्कैटरिंग। ठीक है, ये तीनों को अच्छे से ये पैराग्राफ पढ़ के इसको याद रखने का, हम अब आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हमें बनाने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The unpolarized light is incident at an angle of 60 degree on a transparent medium from air. The reflected light is completely polarized. तो आपको पूछा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। गुड क्वेश्चन, एन इजी क्वेश्चन। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो रही है, इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, इट इज नथिंग बट
इज नथिंग बट, ये क्या दे रखा है आपको, पोलराइजिंग एंगल। और इस पोलराइजिंग एंगल से आप चाहो तो अगले स्टेप में tan थीटा इक्वल टू म्यू के फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में निकाल सकते हो इफ रिक्वायर्ड। तो आप इसमें पुट करोगे तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है, म्यू। तो यहाँ से देखो म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का आ गया √2। बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन, आपको पूछा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाने के लिए या तो मैं स्नेल्स लॉ यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास म्यू की वैल्यू है, या अगर आप नोटिस करोगे कि हमारा एक गुड पॉइंट था कि जब भी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पोलराइज्ड होती है, तब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। उसकी वजह से हमें एक ये रिलेशन मिलता है कि आपके रिफ्रैक्टेड लाइट और जो पोलराइजिंग एंगल है, सॉरी रिफ्रैक्टेड एंगल और पोलराइजिंग एंगल दोनों का समीशन 90 होता है। तो इस फैक्ट का मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि रिफ्रैक्शन एंगल प्लस पोलराइजिंग एंगल कुल मिला के क्या होता है, 90। और जब मैं यहाँ पे 60 पुट करूंगा तो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मिल जाएगा, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। इन केस अगर आप स्नेल्स लॉ से भी करना चाहते हैं तो इस सवाल को सेम स्नेल्स लॉ से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। बट ये स्टेप जो है वो थोड़ा सिंपलर है। आप ये रिजल्ट याद रखो फिर, है ना, ये रिजल्ट आप यूज कर लेना जब भी जरूरत पड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास दो मीडियम दे रखे हैं, मीडियम 1, मीडियम 2। मीडियम 1 का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स मेंशन किया है 2.8 एंड 6.8। तो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको समटाइम्स के से भी रिप्रेजेंट करते हैं 2.8 है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.8 है, ठीक है। तो आपको पूछा है कि टू सेटिस्फाई द कंडीशन, कौन सी कंडीशन, द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मस्ट बी परपेंडिकुलर होना चाहिए इससे। तो आपको पता ही है कि जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग एंगल। और आप देखोगे यहाँ पे यही तो पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछने का मतलब वो क्या पूछ रहा है, पोलराइजिंग एंगल। तो चलो पोलराइजिंग एंगल का तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो यूज कर लेंगे। तो चलो, तो फॉर पोलराइजिंग एंगल हमें पता है tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, μ2/μ1। अब तुम तो कहोगे सर ये μ1 कहाँ से आ गया, देखो जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, यहाँ पर जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने यहाँ पर मीडियम कितना लिया था, एयर लिया था 1, और यहाँ पर मीडियम लिया था म्यू। बट अगर मान लो यहाँ पर मीडियम अब μ1 ले लेते हैं और यहाँ पर μ2 ले लेते हैं, तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है tan थीटा इक्वल टू म्यू वाला, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, μ1 आ जाएगा, यहाँ μ1 आ जाएगा, यहाँ μ2 आ जाएगा, और यहाँ μ2 क्या आ जाएगा, μ1। या आप कह लो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप ऐसे ही बोल सकते हो, μ2/μ1 क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू 1। तो अगर आपके दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो आपका tan थीटा सिर्फ म्यू के बराबर नहीं होगा, μ2/μ1 के बराबर होगा, ठीक है। अब दिक्कत है कि म्यू की वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो म्यू की वैल्यू को हम और तरीके से निकालते हैं। तो हमने एक चीज अलग पढ़ रखी है ईएम वेव में कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अंडर रूट एप्सिलॉन आर और म्यू आर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब जो एप्सिलॉन आर है इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। और म्यू आर जो है उसको रिलेटिव परमिबिलिटी बोलते हैं, जो कि सवाल में मेंशन किया है कि वो 1 के बराबर है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों मीडियम के लिए 1 के बराबर है। ये 1 तब होता है जब नॉन मैग्नेटिक मीडियम होता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये दोनों नॉन मैग्नेटिक मीडियम है। तो इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू2 की वैल्यू कितना है, 6.8, जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और म्यू आर की वैल्यू 1। ऐसे म्यू1 के केस में ये आ जाएगा 2.8 इंटू 1। अब इसको करते हैं डिवीजन में, 68 डिवाइडेड बाई 28 को आगे इलेबरेट किया
तो 68 डिवाइडेड बाई 28, तो ये आ गया आपका 34, ये आ गया 14, ये कितना आ गया 17, और ये कितना आ गया 7। इसका मतलब tan थीटा जो है, tan थीटा की वैल्यू जो आ गया वो 17/7 का पावर हाफ है। बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + 10/7 इंटू हाफ। और यहां से आपको पता चल गया कि इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितना हो गया 7। जो उन्होंने पूछा है ये वाला थीटा नहीं, उन्होंने जो फॉर्मूले में थीटा पूछा है वो तो एक नंबर है ना, तो ये वाला जो थीटा है उन्होंने पूछा है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलो, तो आई होप कि आपको पोलराइजिंग एंगल अच्छे से सॉल्व करना आ गया। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके, अगर कोई भी पोलराइजिंग एंगल पे क्वेश्चन आता है या ब्रूस्टर लॉ पे कोई क्वेश्चन आता है तो। चलो आगे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट पास थ्रू अ पोलराइजर। तो इसको रिकॉल करते हुए हम पहले फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी लाइट, इमर्जेंट लाइट है ना, इमर्जेंट लाइट की जो इंटेंसिटी होती है पोलराइजर से पास करने के बाद, वो होती है I0 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर I0 जो है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है, और थीटा जो है, वेरी केयरफुल आपको एक चीज समझना होगा, थीटा जो है वो आपके पास एक्सिस, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये रही आपके पास एक्सिस जो पोलराइजर का है, और जो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उनके बीच का एंगल है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा उनके बीच का ये एंगल है। चलो इसके इस रिकॉलिंग की हेल्प से अब हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अनपोलराइज लाइट इंटेंसिटी I0 पास किया है थ्रू अ पोलराइड A, देन इट पास थ्रू अनदर पोलराइड B which is oriented so that its principal plane का यहाँ मतलब होगा आपके पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस, मेक्स एन एंगल 45 डिग्री रिलेटिव टू फर्स्ट पोलराइजर। ठीक है, तो इसको करते हैं, इसको एक रफली डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास दो पोलराइजर हैं, दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक पोलराइजर ऐसे, ये पोलराइजिंग शीट है, और उसके पीछे एक और पोलराइजिंग शीट इस तरह से। अब दोनों के जो एक्सिस है वो पैरेलल नहीं है। यहाँ पर अगर इसकी एक्सिस ये है वर्टिकल के साथ ऐसे, तो इसकी जो एक्सिस है वो कुछ ऐसा मान सकते हो, 45 डिग्री पर है अलग। ठीक है, और ये P1 और P2 दो पोलराइजर हैं। अब यहाँ से अगर लाइट जाती है, यहाँ से अगर लाइट ऐसे पास होती है, तो पहले तो अनपोलराइज लाइट पास होगा, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट में। फिर वो प्लेन पोलराइज लाइट पोलराइजर से पास होगा तो स्टिल प्लेन पोलराइज लाइट ही रहेगा, तो थोड़ी वापस अनपोलराइज हो जाएगा, नहीं। अगर अनपोलराइज लाइट पास होती है पोलराइजर से तो वो पोलराइज्ड हो जाएगी, और अगर कोई पोलराइज लाइट फिर पास हो रही है तो वो पोलराइज्ड ही रहेगी। ऐसा थोड़ी कि वो अनपोलराइज्ड वापस हो जाएगा, ऐसे रिवर्स नहीं होता। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अब एक पॉइंट और हमें यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, जो हमने फॉर्मूला लॉ में बनाया था। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला, इसमें ये जो फॉर्मूला है वो हम यूज करते हैं जब पोलराइज लाइट पास करती है, क्योंकि पोलराइज लाइट की ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक डायरेक्शन में होती है। बट अगर हम अनपोलराइज लाइट फॉलो करें, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक डायरेक्शन में ही था, बट अगर अनपोलराइज लाइट पास करती है तो वो तो हर डायरेक्शन में, इस तरह से एवरी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका, तो ये अनपोलराइज लाइट ऐसे है। अब ये पोलराइजर से पास हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली पोलराइजर से पास होते टाइम जो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड पास एक्सिस के, वो तो पूरा पास हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो एंगल पे है उसका कुछ एक कंपोनेंट पास हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस तरह से करके सम अमाउंट ऑफ लाइट इस पोलराइजर के पास हो जाएगी। कितनी होगी उसको निकालने का अच्छा तरीका है कि क्योंकि आपके एंगल जो है वो जीरो से
2 पाई के बीच में वेरी कर रहा है, क्योंकि आपके अनपोलराइज लाइट जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन है, तो 0 पे भी होगा, 10 डिग्री पे भी होगा, 20 डिग्री पे भी होगा, 60 डिग्री पे होगा, 180, सारे एंगल पे होगा। तो ये सारे एंगल का मिलाकर अगर हमने एवरेज लिया इसी फॉर्मूले में, अगर हमने एवरेज लिया तो कॉस थीटा का अगर आपको याद एवरेज याद हो तो 0 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना होता है, हाफ होता है। तो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी जो है वो पास होने के बाद कितनी हो जाएगी, सीधा I0/2 50% रिड्यूस हो जाएगी। और इसी चीज के लिए हम लोग इस पोलराइजिंग शीट को सन ग्लासेस में भी यूज करते हैं, ताकि हमारी वो जो कड़कती हुई धूप होती है उससे आइस को थोड़ा हार्म ना हो। तो हम अगर अपने सन ग्लासेस में एक पतली सी शीट लगवा लेते हैं तो वो आपकी इंटेंसिटी को आधा रिड्यूस कर देगा, क्योंकि सनलाइट जो होता है वो अनपोलराइज लाइट होता है जो डायरेक्टली सन से आता है, तो वो हमारे आइज के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। आपको एडवाइस भी किया जाता है कि डायरेक्ट सनलाइट की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो ये जो शीट है, ये इसका काम यही है कि वो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी हाफ कर देता है। अब चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, एक अनपोलराइज लाइट यहां से पास किया फर्स्ट पोलराइजर से, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हाफ हो जाएगी। तो अगर यहां से इंटेंसिटी I0 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I0/2, हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब ये पोलराइज लाइट हो गया, अब ये पास होता है, तो अब जो इंटेंसिटी आएगी आई, उसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी। तो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी I0/2 है, I0 थोड़ी है, I0/2 है सेकेंड पोलराइजर के लिए, तो ये इंसिडेंट लाइट है। और कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो थीटा एंगल कैसे विजुलाइज करेंगे, तो जब अनपोलराइज लाइट पहले पोलराइजर से पास हुआ तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ पास हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसको आपको दिखेगा पास होने के बाद, वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड पोलराइजर के साथ आएगा तो आपको ऐसे दिख जाएगा कि ये आपका सेकेंड का पोलराइजिंग एक्सिस है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस तरह से आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो वो कितना हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल 45 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच भी एंगल कितना है, 45 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पास एक्सिस के बीच में भी एंगल 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल 45 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, I0/2 कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, और उसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, I0/4। और या अगर आपको परसेंटेज में लिखना 25%। इसका मतलब कि ये दोनों पोलराइजर से जब लाइट पास होगी तो सिर्फ 25% इंटेंसिटी बचेगी, बाकी 75% ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। तो सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट स्क्रीन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन इज आई। ठीक है, तो पहले लाइट की इंटेंसिटी आई है। ठीक है, when two polarites P1 and P2 are placed in between the source and the screen, that intensity of light on the screen becomes I/2। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब पहले इंटेंसिटी आई है बट जब वो P1 और P2 से पास होने के बाद इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जा रही है, I/2। आपको पूछा है कि P2 को कितने एंगल से रोटेट किया जाए, यस कितने एंगल से रोटेट किया जाए, दैट इज द क्वेश्चन मार्क, ताकि इंटेंसिटी जो है वो 3I/8 हो जाए। पहले I/2 था, अब कितनी इंटेंसिटी चाहिए, 3I/8 इंटेंसिटी चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग ये मान लेते हैं P1 और ये P2, ये दो पोलराइजर्स हैं। ठीक है, अभी हमें नहीं पता दोनों के बीच एंगल कितना है, तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, वी डोंट नो एंगल कितना है दोनों के बीच में। ठीक है, अब क्या है, यहां से एक अनपोलराइज लाइट आ रही है और पास होके क्या हो जा रही है, पोलराइज्ड हो जा रही है। तो अनपोलराइज लाइट पास होने के बाद पोलराइज्ड हो गई, और फिर एक बार और पास हो रही है तो P2। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी का क्या हाल है। अब यहां से इंटेंसिटी जो है वो आई आ रहा है, ऐसे गिवन है इंटेंसिटी आई आ रहा है। अब P1 से पास होने के बाद इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, I/2।
क्योंकि जब भी अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास होता है तो इंटेंसिटी हाफ हो जाता है, तो ये तो डायरेक्ट हाफ हो गया, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो आपको याद रखना है हाफ हो जाता है। बट आपको ये भी बोल रखा है इस सवाल में कि फाइनल इंटेंसिटी भी हाफ ही है, फाइनल इंटेंसिटी भी क्या है, हाफ ही है। अब ये तो तभी हो सकता है ना जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो, जीरो, दोनों पैरेलल हो, इसीलिए लाइट सारी की सारी क्या हो जा रही है, पास हो जा रही है। आप ऐसे समझ सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि अगर यहाँ पर हमारे पास समझो दो पोलराइजर्स है ना, अब देखो दोनों पोलराइजर की अगर पास एक्सिस पैरेलल हुआ तभी तो सारे की सारी लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। देखो कोई भी लाइट का ब्लॉक ब्लॉक नहीं होगा, तो जितनी इंटेंसिटी यहां पर है, तो अगर यहां पर इंटेंसिटी, अब यहां पर इंटेंसिटी अगर I0/2 है तो यहां पर भी इंटेंसिटी कितना होगा, I0/2। यहां से I0 आया था, ये अनपोलराइज लाइट था I0, उसके बाद नहीं सर यहाँ से नहीं, वहां से I0/2 हो गया था। तो पास एक्सिस अगर दोनों के पैरेलल हुए तो सारी की सारी लाइट स्ट्रेट पास हो जाएगी दोनों के, तो इससे ये हमें पता चलता है कि आपके जो ये एंगल है दोनों के बीच में वो 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल है। जैसे ये पता चल गया, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब दूसरे केस में बोला है कि P1 और यहाँ पर P2, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि कितने डिग्री से रोटेट करें, तो मान लो कि P2 को हमने थीटा या किसी फाई एंगल से रोटेट कर दिया, तो इनिशियली एंगल कितना था, 0 था। अब एंगल रोटेट किया कितना, फाई, तो फाइनल एंगल फाई हो गया क्योंकि उतने से रोटेट किया आपने। अब हमें क्या करना है, इसकी इंटेंसिटी 3I/8 करनी है। तो देखो यहाँ से इंटेंसिटी आई I0, तो अनपोलराइज लाइट की वजह से इंटेंसिटी पूरी हाफ हो गई जैसे पहले हुआ था। अब यहां से पास होने के बाद इंटेंसिटी कितनी होगी, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी I0/2, जो हमारा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे एंगल कितना दिया, फाइव। ये इंटेंसिटी होगा पास होने के बाद। और ये किसके बराबर चाहिए हमें, देखो किसके बराबर चाहिए, 3I/8 के बराबर चाहिए, ठीक है, या 3I0/8। यहाँ से I0 कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, हमने दोनों साइड रूट ले लिया, फिर √3 कितना आ गया, 2। इसका मतलब फाइव का आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कितने एंगल से P2 को रोटेट करना पड़ेगा, 30 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा ताकि इंटेंसिटी 3I/8 हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एन पोलराइजिंग शीट, एन हमारे पास बहुत सारे पोलराइजिंग शीट है इस क्वेश्चन में, ईच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द प्रीसीडिंग शीट। अब उसमें अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन द अरेंजमेंट, तो ये ध्यान रखना अनपोलराइज लाइट है। आपको पूछा है कि आउटपुट इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, I/64। ऐसा होने के लिए कितने पोलराइजिंग शीट की जरूरत पड़ेगी, सॉल्व करते हैं कितने पोलराइजिंग शीट के बाद ये हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हर पोलराइजिंग शीट में 45 डिग्री का एंगल है। तो एक इन जनरल करते हैं, ठीक है, फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम ये सोचें कि जब भी एंगल 45 डिग्री होगा तो क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इमरजेंट लाइट की इंटेंसिटी कितना होगा, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, जितना भी इंसिडेंट लाइट है, कॉस स्क्वायर 45, और कॉस स्क्वायर 45 करोगे तो कितना आएगा, I0/2। इसका मतलब इस सवाल में जब भी लाइट किसी भी पोलराइजिंग शीट से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, क्योंकि उसका एंगल कितना होगा, 45, सबका एंगल 45 है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम काउंट करेंगे कि कितने शीट लगेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले P1 से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट पोलराइजर पे अनपोलराइज लाइट फॉल हुआ जिसकी इंटेंसिटी कितना था, I0। अब फर्स्ट पोलराइजर से जब पास होगा तो इंटेंसिटी आपको पता ही है एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, हाफ। अब ये हाफ इसलिए नहीं हुआ है कि एंगल 45 है, ये हाफ इसलिए हुआ है क्योंकि अनपोलराइज लाइट का हमेशा ही हाफ होता है पोलराइजर से पास करने के, ये फॉर्मूले की वजह से नहीं, ये तो हमेशा ही हाफ होता है। बट अगला अब P2, अब क्या बोला, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 45।
तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, और फॉर्मूला लगाओगे 45 पे, जैसे मैंने बताया कि 45 डिग्री पे क्या होता है, जितनी भी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी होती है वो एग्जैक्टली आधा हो जाएगा जब उससे पास होगा इमर्जेंट लाइट। तो राइट नाउ इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसका हाफ कर दो। I0/2 का हाफ कितना होगा, I0/4। फिर अब नेक्स्ट में देखते हैं P3। अब इन दोनों के बीच भी एंगल 45 है, तब जो इंसिडेंट लाइट है I0/4 उसका और आधा हो जाएगा, और आधा होगा तो कितना हो जाएगा, I0/8। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी हमें 64 तक जाना है, अभी 8 तक पहुंचे। अब ये 3/4 आता है, इन दोनों के बीच भी एंगल 45 है, इन दोनों के बीच भी एंगल कितना है, 45 है। तो इसके पास होने के बाद अगेन आधा हो जाएगा, तो I0/16। अब इन दोनों के बीच में एंगल 45 है, तो इससे पास होने के बाद, ठीक है, I0/16 का आधा कितना हो जाएगा, I0/32। और लास्ट P6, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 45 है, तो P6 के बाद पास होने के बाद ये कितना हो जाएगा, I0/64, जो हमें रिक्वायर्ड था। तो टोटल कितनी पोलराइजिंग शीट्स लगेंगी ये अचीव करने के लिए, टोटल 6 पोलराइजिंग शीट्स लगेंगी। यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 है ना, 4 5 एंड 6, 6 पोलराइजिंग शीट्स आपको लगेंगी इस चीज को I0/64 तक पहुंचने के लिए। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। Two Polaroid A and B are placed such that pass axes of Polaroid are perpendicular to each other। ठीक है, perpendicular to each other है दोनों पोलराइड्स के बीच में, तो मतलब क्रॉस है एक दूसरे के। क्रॉस का मतलब कि दोनों की एक्सिस परपेंडिकुलर है, कई बार क्रॉस भी लिखा होता है। अब एक अनदर पोलराइड है सी इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन देम। इफ इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज I0, the intensity of transmitted light will be। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम इसको एक क्या करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका एक रिजल्ट या एक फॉर्मूला बनाते हैं इस सवाल के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये सेम सवाल आता है जो कि ये रिपीटेटिव सवाल है, तो उसको फिर हम डायरेक्टली अप्लाई कर पाए, हमें पूरा सॉल्व ना करना पड़े। तो इसके लिए देखो, पहले हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए फिर से हम लोग P1 और P3, ठीक है, तीन पोलराइड, तो फर्स्ट और लास्ट, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री इन दोनों के बीच में। बीच में एक P2 है। अब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं, अभी ये एंगल 45 दे रखा है उन्होंने, बट अभी मान लेते हैं थीटा है फॉर्मूला बनाने के लिए। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, क्या मैं लिख दूं 90 माइनस थीटा। क्या चीज समझ पाओगे आप लोग डायरेक्ट, या मैं आपको शो कर देता हूँ, देखो कैसे। तो ये मान लो आपका P1 का एक्सिस है, ठीक है, वैसे ही परपेंडिकुलर P3 का एक्सिस आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर P3 का एक्सिस आएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, थीटा एंगल पर P2 का एंगल, तो ये रहा P2 का एक्सिस, जो कि P1 के साथ कितना एंगल पे लिया मैंने, थीटा एंगल पे। देखो थीटा एंगल पे लिया P2 का एक्सिस जो है। तो बताओ P3 के साथ एंगल दिख पा रहा है, P3 के साथ एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल 90 है, इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस पार्ट, इस सवाल का इंपॉर्टेंट स्टेप है इस चीज को समझना, कि अगर P1 और P2 में थीटा एंगल है, तो P2 एंड P3 में कितना होगा, 90 माइनस थीटा। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं इंटेंसिटी का। यहां से लाइट, अनपोलराइज लाइट I0 इंटेंसिटी, वो पास होती है, तो यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगा। और आपको पता है कि फर्स्ट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो यहाँ इंटेंसिटी हो गई I0/2। डायरेक्ट अनपोलराइज लाइट पास हुआ I0/2। अब देखो नेक्स्ट जब पास होगा, तब इन दोनों में एंगल कितना है, P1 और P2 में एंगल कितना है, थीटा।
तो अब ये वाली जो इंटेंसिटी होगी क्या होगी, देखो आई नॉट बाई टू, ये आपकी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी होगी आई नॉट बाई टू, ठीक है, जो यहाँ पर थी। और फिर आगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है हमारा। तो आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका बन जाएगा, यहां पर इंटेंसिटी आ जाएगा इतना, ठीक है। अब लास्ट स्टेप करना है, जब यहां लाइट बाहर निकलेगी ट्रांसमिटेड लाइट, उसकी इंटेंसिटी आई, और आई लिखने के लिए देखो हम क्या करेंगे, जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो तो इतनी है, ये है ना हमारी इंसिडेंट लाइट। अब तो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी हुई, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो इंसिडेंट लाइट हो गया सिर्फ, उसकी इंटेंसिटी होगी। साथ में हमारे फॉर्मूले में क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा, तो P2 और P3 के बीच कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। एंड दिस इज बिकम्स योर फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके एक काम करते हैं, अगर हो पाता है तो थोड़ा सा और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 4 है तो साइन थीटा कॉस थीटा एंड 4 एक साथ कर रहा हूँ, और इस 4 को मैंने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या बचेगा आपके पास, आई इक्वल टू क्या बचेगा, आई नॉट बाई 8 ना, 4 इंटू टू 8 हो जाएगा वहां पर। और अंदर देखो क्या बच रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इस सब का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का साइन थीटा का भी स्क्वायर है, कॉस थीटा का भी स्क्वायर है, तो सबको एक साथ ब्रैकेट में ले सकते हैं। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा अंदर दिख रहा है, आप समझ गए कि मैंने ये स्टेप क्यों किया था, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, और उसका स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो आपको याद रखना है, दैट इज आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली इसका रिजल्ट याद रखो कि जब भी ये सवाल आए जिसमें 3 पोलराइजर होने चाहिए, पहला और तीसरा परपेंडिकुलर होना चाहिए, और बीच वाला जो है वो पहले वाले से थीटा एंगल पे हो, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब जैसे हमारे सवाल के लिए इसने दिया था, फॉर गिवन इफ एंगल कितना है 45 डिग्री, इस सवाल में 45 दिया हुआ था क्योंकि वो बोल रहा था एंगल बाइसेक्टिंग है। तो 45 डिग्री के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, मतलब 45 इंटू टू 90 हो जाएगा, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट बाई 8। तो यहाँ चेक कर लेते हैं हमारे आंसर के लिए, तो इधर गया। ये हमारा क्वेश्चन है, आई नॉट बाई 8 है, ठीक है, दिख रहा है, लिखा हुआ है बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन देम, मतलब हमें 45 डिग्री दिया। तो अगर 45 नहीं दिया होता, 30 दिया होता, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अलग आंसर आ जाता है। बट जब तक हमें फॉर्मूला पता है कि हमें ध्यान रखना है कि ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर, क्या लिखना है, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ सिमिलर तरीके से कि कैसे इसी सेम फॉर्मूला को यूज करके किया जा सकते हैं। जैसे हमारा अगला सवाल ये वाला, इसको पढ़ते हैं अगेन, ठीक है। अनपोलराइज लाइट 32 इंटेंसिटी की पास थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पोलराइड, जैसे 3 पोलराइड्स है, आपकी मेंटोस वाली बत्ती जल जानी चाहिए कि ये तो सॉल्व किया है। बट चेक कर लो अच्छे से पूरा पढ़ के कि सेम सवाल है कि नहीं। सच दैट द पास एक्सिस ऑफ द लास्ट पोलराइड इज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ पास एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड, ठीक है। इतनी बात तो मैच करती है कि हमारा फर्स्ट और लास्ट क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको क्या पूछा है, इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट कितना है, 3 है। तो क्या पूछा देखो, एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ फर्स्ट टू पोलराइड, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, पहला और आखिरी परपेंडिकुलर है, और बीच वाला जो है वो फर्स्ट से किसी थीटा एंगल पर है।
और वो थीटा एंगल पूछा, पहले वो थीटा एंगल 45 दिया था। तो इस सवाल में भी आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, बट अगर हमें रिजल्ट याद है तो हम सीधा बोलेंगे आई इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर टू थीटा। तो डायरेक्ट यूज करके देखते हैं, चलो। तो हमारा इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी है 3, ठीक है, और जो इंसिडेंट लाइट था वो था 32, देख सकते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 8 साइन स्क्वायर टू थीटा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया 4, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर टू थीटा इज 3/4। इसका मतलब साइन टू थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √3/2, स्क्वायर रूट लेने के बाद। और हमें पता है साइन की वैल्यू √3/2 तब होती है जब एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। और एंगल जब 60 आ गया, मतलब टू थीटा की वैल्यू 60 आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 30। तो देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया अगर हमें ये रिजल्ट याद है तो। नहीं तो हमें 2 मिनट तो पहले ये रिजल्ट बनाने में लग जाएगा या सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर आप ये रिजल्ट याद रखते हो तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेट मी शो यू वन अनदर क्वेश्चन यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। देखो, अगर आप लोग पढ़ के देखो इसको। Two polarizers P1 and P2 are placed such that इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज जीरो। अब इसमें ऐसा नहीं बोला है कि परपेंडिकुलर है, तो थोड़ा अलग लग रहा है सवाल। बट अगर मैं आपको शो करूं, लेट गो विद द सिमुलेशन, ठीक है। तो हमारे पास दो पोलराइजिंग शीट है, ठीक है। पहले अनपोलराइज लाइट P1 से पास होती है, पास होने के बाद पोलराइज पोलराइज्ड हो जाती है, फिर वो P2 से पास होती है और सारी की सारी पास हो जा रही है। आपको दिख रहा है क्योंकि ये दोनों के एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है, पैरेलल है, तो सारी लाइट पास हो जा रही है। बट अगर मुझे ये ऐसा चाहिए कि ये ट्रांसमिटेड लाइट कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ट्रांसमिटेड लाइट जीरो होने के लिए मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मुझे इस ट्रांसमिशन एक्सिस को इसको परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। तो अगर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो मुझे आ, ऐसे करना पड़ेगा आपका ट्रांसमिशन एक्सिस, ताकि वो ब्लॉक हो जाए। तो मैं इसको 90 डिग्री टर्न कर दूंगा ऐसे। अब देखो, जो भी लाइट आ रही है यहाँ से तो एंटर हो रही है अनपोलराइज लाइट, बट जो सारी पोलराइज लाइट है यहाँ जाके क्या हो जा रही है, ब्लॉक हो जा रही है, कोई भी ट्रांसमिशन नहीं दिख रहा है लाइट का। इसका मतलब इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन जीरो होने का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन जीरो होने का मतलब है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ना इनडायरेक्ट वे में बोलने का तरीका है होगी। फिर इसके बाद क्या है, एक थर्ड पोलराइजर है जो इन दोनों के बीच में रखा गया है, और P2 और P3 के बीच का एंगल पूछा है। आई थिंक वही एंगल निकालना है, थीटा। लेट्स से कि P2 एंड P3 के बीच का एंगल थीटा है। द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑल थ्री पोलराइजर इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम चाहिए। इस जो कॉम्बिनेशन से जो लाइट पास हो रही है वो हमें मैक्सिमम चाहिए। मतलब हमारे पास तीन है, P1, P3 एंड P2। समझो इन दोनों के बीच का एंगल 90, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये तो सेम सवाल है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने डेरिवेशन करते टाइम P1 और P3 के बीच में या फर्स्ट टू के बीच में थीटा लिया था, यहाँ पे लास्ट टू के बीच में थीटा है, तो क्या हमारा रिजल्ट में कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा, नहीं। आप सॉल्व करोगे एग्जैक्ट यही रिजल्ट आएगा। तो जो साइन स्क्वायर टू थीटा में जो थीटा एंगल है वो या तो फर्स्ट टू में भी हो सकता है या तो लास्ट टू में भी हो सकता है, दोनों के लिए वैलिड है एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें, ठीक है। अगर हमें एक्सप्रेशन जो है ऑलरेडी नोन है, चलो सॉल्व करते हैं। आपको पूछा है कि ये इंटेंसिटी मैक्सिमम आनी चाहिए, उसके लिए थीटा बताओ कितना होना चाहिए।
तो हमने ध्यान से इसको देखा, ये जो थीटा है कितना होना चाहिए, हमने ध्यान से देखा कि इंटेंसिटी मैक्सिमम करने के लिए ये वाला टर्म मैक्सिमम करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर टू थीटा वाला। और हमें पता है कि साइन थीटा की या साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। और मैक्सिमम वैल्यू 1 किस एंगल पे होगा, जब टू थीटा की वैल्यू क्या होगा, 90। और इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितना होगा, 45। और वो मैक्सिमम वैल्यू भी बता सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी ट्रांसमिटेड लाइट की, तो वो कितना आएगा, I0/8। इससे ज्यादा लाइट ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो इस तरह के तीन पोलराइजिंग के सिस्टम से। और वो किस एंगल पे होगा, 45 डिग्री एंगल पे। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5/4। तो देखो एक ही एक्सप्रेशन से हमने कैसे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए और हमने काफी टाइम सेव किया, अगर हम ऐसा एक्सप्रेशन याद रखें। बच्चों आपको भी यही करना है कि जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप उसमें पैटर्न को नोटिस करो कि क्या कोई क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम उसके रिजल्ट्स को पहले से ही याद रखें। इन केस वो सवाल अगर वापस आता है, हम डायरेक्ट कर पाए। इससे आपको ओवर एनी एवरेज स्टूडेंट जो है एज मिलेगा। ठीक है, इस तरह के आपको रिजल्ट ढूंढने होंगे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसका आंसर याद करना चाहिए, किसका आंसर याद नहीं करना चाहिए, ये प्योरली प्रैक्टिस के ऊपर है, आपको दिख जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप ये आइडेंटिफाई करो कि किन क्वेश्चंस को हम एज ए रिजल्ट याद रखें। इससे आपको क्वेश्चन में स्पीड मिल सकते हैं। आज के लेक्चर यहीं तक है। आई होप कि आपके पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट में हेल्प मिला हो अब और क्लियर हुआ हो, और आपके जो डाउट्स हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन सॉल्विंग वो भी मैं क्लियर कर पाया हूँ। ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में हम नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे। अगर आपको प्रीवियस टॉपिक देखना है, जैसे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या सिंगल स्लिट के क्वेश्चन देखना है, तो उसके प्रीवियस वाले वीडियोस में आप लोग देख सकते हो। या इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो हमारा एक फॉरम है, गूगल फॉर्म है, वो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं अपने डाउट्स को, और आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा हमारे पास। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने यहाँ नोट्स बना रखा है, तो इस नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिंक जो है वो आपको बायो में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, अगर आपको ये नोट्स रिक्वायर्ड है, शॉर्ट नोट्स अगर आपको चाहिए थे। चलिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।